चिकन मोमोज बनाने वाली सास बहू। अरे कहाँ रह गए सब, जल्दी चलो वरना लेट हो जाएंगे। अरे आ रहे हैं भाग्यवान, थोड़ा सब्र तो करो। मैं तो सब्र कर लूंगी, लेकिन हमारे कस्टमर सब्र करेंगे क्या? आपको पता तो है, शाम होते ही सारे कस्टमर्स हमारी दुकान पर आ जाते हैं और अगर हम ही जाने में लेट हो जाएंगे तो इससे तो हमारा ही नुकसान होगा ना। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये राजीव और भूमिका कहाँ रह गए? आ गए पिताजी। चलो चलो अब चलते हैं। पद्मा और पद्मा का पति राजेश, बेटा अनुराग और भूमिका एक फास्ट फूड की दुकान चलाते थे, जिसमें वो पानी पूरी, चाउमीन, ढोकला, रोल और वड़ा पाव जैसी चीजें बेचा करते थे। शाम होते ही उनकी दुकान पर मानो ऐसे भीड़ लग जाती थी कि जैसे कहीं 70% डिस्काउंट पर कपड़े मिल रहे हों। एरिया में जब भी किसी को फास्ट फूड खाने का मन होता तो वो पद्मा और भूमिका की फास्ट फूड की दुकान पर ही जाया करते थे। पद्मा भूमिका खाने की सारी चीजें बनाते और राजीव और अनुराग उन्हें कस्टमर को दिया करते हैं। ऐसे ही पूरे परिवार का फास्ट फूड का बिजनेस अच्छे से चल रहा होता है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी पद्मा और भूमिका की फास्ट फूड की दुकान के बगल में एक भजन लाल का आदमी अपना फास्ट फूड की शॉप खोल लेता है। भजन लाल अपनी शॉप में तरह तरह के मोमोज बनाकर बेचा करता था। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज। अरे भाई साहब, खुशबू तो बढ़िया आ रही है तुम्हारे मोमोज की। हैं, एक काम करो, एक प्लेट वेज और एक प्लेट पनीर मोमोज दे दो। अरे ये लो भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज और उसके साथ ये तीखी तीखी चटनी। अरे वाह भाई वाह, चटनी तो सच में बहुत तीखी है। और ये मोमोज, मैंने इससे पहले इतने अच्छे मोमोज कभी भी नहीं खाए। 2 प्लेट आप पैक भी कर दीजिए। मेरे बच्चे जब ये मोमोज खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे भी हम लोग रोज रोज ढोकला, चाउमीन, वड़ा पाव जैसी चीजें खा खा कर बोर हो चुके हैं। अब तो जब भी हमारा बाहर का कुछ खाने का मन करेगा तो हम आपके यहाँ आकर ये मोमोज ही खाएंगे। अब धीरे धीरे लोग पद्मा और भूमिका की फास्ट फूड की दुकान पर जाना छोड़कर भजन लाल की मोमोज की दुकान पर जाते हैं, जिसके कारण पद्मा और भूमिका की दुकान पर 3-4 ही कस्टमर आया करते थे। समय के साथ साथ ये 3-4 कस्टमर भी इनकी दुकान पर आना बंद कर देते हैं। अब पूरी मार्केट में भजन लाल की मोमोज की दुकान फेमस हो गई थी। दूर दूर से हर कोई भजन लाल के मोमोज खाने के लिए आया करता था, जिससे भजन लाल को तो बहुत फायदा होता, लेकिन भूमिका और उसके पूरे परिवार को इससे काफी नुकसान हो रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में हमें अपनी ये फास्ट फूड की दुकान बंद करके बेचनी पड़ेगी और कोई नया काम शुरू करना पड़ेगा। लेकिन पिताजी, कोई भी नया काम शुरू करना इतना भी आसान नहीं होता है। जब हमने फास्ट फूड की दुकान खोली थी तो शुरुआत में हमें काफी नुकसान हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ही हमें उससे फायदा हुआ। अगर हम अब नया काम करेंगे तो शुरुआत में हमें नुकसान ही होगा और हम पहले से ही घाटे में चल रहे हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, वरना कुछ ही समय में कंगाल हो जाएंगे। अपने सास, ससुर और पति की बात सुनकर भूमिका का भी इसी सोच में पड़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद भूमिका को एक तरकीब सूझती है। माँ, पिताजी और अनुराग जी, हमें कोई दूसरा काम शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना हम भी मोमोज बनाकर बेचें। आजकल हर किसी को मोमोज खाना पसंद है, इसलिए हम भी मोमोज बनाकर बेचेंगे। इससे हमारा डूबा हुआ काम उठने लगेगा। लेकिन अगर हम लोग भी मोमोज बनाकर बेचेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि हमने भजन लाल को देखकर मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इससे हमारी बेइज्जती भी हो सकती है। पद्मा सही कह रही है बहू, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। फिर से सारा परिवार सोच में पड़ जाता है कि तभी दोबारा भूमिका कहती है, मेरे पास एक और तरकीब है। भजन लाल की तरह वेज पनीर और सोयाबीन के मोमोज नहीं बनाएंगे, हम चिकन मोमोज बनाएंगे। आज तक मैंने कहीं पर भी चिकन मोमोज के बारे में नहीं सुना है। अगर हम इसे बनाकर बेचेंगे तो ये एक नए डिश की तरह काम करेगा। अब मुझे पूरा यकीन है कि सब कस्टमर को चिकन मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। बहू, तेरी तरकीब तो सच में बहुत अच्छी है। हम कल से ही चिकन मोमोज बनाकर बेचना शुरू करेंगे। पूरे परिवार को भूमिका की ये तरकीब पसंद आती है, जिसके बाद अगले दिन ही पद्मा और भूमिका मिलकर बहुत सारे चिकन मोमोज बनाती हैं और उनके अंदर तरह तरह के मसाले भी डालती हैं और राजीव, अनुराग उन्हें बेचना शुरू करते हैं। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म चिकन मोमोज ले लो, मोमोज।
अरे चिकन मोमोज, मैंने तो आज तक सिर्फ वेज पनीर और सोयाबीन मोमोज सुने थे। चिकन मोमोज कब से आ गए? बहन जी खाकर तो देखिए एक बार आपको चिकन मोमोज जरूर पसंद आएंगे। मैंने आज से पहले कभी चिकन मोमोज नहीं खाए हैं, इसलिए पहले मुझे हाफ प्लेट ही दीजिए। भूमिका जल्दी से हाफ प्लेट चिकन मोमोज उस कस्टमर को दे देती है। वो कस्टमर जैसे ही वो चिकन मोमोज खाती है तो उसे चिकन मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अरे वाह, ये चिकन मोमोज तो सच में बहुत बढ़िया हैं और इसकी चटनी, आज से पहले मैंने इतनी अच्छी चटनी कभी भी नहीं खाई। इस मोमोज में तो कई तरह के मसाले भी हैं। सच में ये चिकन मोमोज खाकर मजा ही आ गया। अब धीरे धीरे मार्केट में हर कोई पद्मा और भूमिका के बनाए हुए चिकन मोमोज खाने लगता है, जिस वजह से लोग भजन लाल की दुकान पर जाना बंद कर देते हैं और जिससे भजन लाल को परेशानी शुरू हो जाती है। अरे देखो तो जरा, इतनी ज्यादा भीड़ लग रही है इनकी दुकान पर। मेरी दुकान पर तो मक्खी भी नहीं भिनक रही है। भजन लाल कुछ कर, वरना ये सास बहू तो मेरा यहाँ से पत्ता ही साफ कर देंगी। काफी सोचने के बाद भजन लाल के दिमाग की बत्ती जलती है, जिसके बाद भजन लाल अपने मोमोज का आधे से ज्यादा कीमत कम कर देता है और उन्हें काफी सस्ते दामों पर देना शुरू कर देता है, जिससे अब भजन लाल की दुकान पर पहले की तरह दोबारा भीड़ लग जाती है। कम कीमत पर मोमोज बेचने से भजन लाल को नुकसान तो होता है, लेकिन वो इस नुकसान की भरपाई कस्टमर की सेहत के साथ खिलवाड़ करके पूरी करता है। भजन लाल अब पहले की तरह ना ही तो अच्छी सब्जियां और पनीर का इस्तेमाल करता और ना ही अच्छे तेल का। सड़ी गली सब्जी, खराब पनीर और गंदे तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे कुछ कस्टमर की तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन इस बात से भजन लाल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे राजीव, एक बात तो बता, ये भजन लाल इतनी कम कीमत में अपने मोमोज बेचता है तो इससे तो इसे काफी नुकसान होता होगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। कौन दुकानदार अपना इतना नुकसान करना चाहेगा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है और मैंने तो सुना भी है कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है इसके मोमोज खाकर। अनुराग और राजीव को अब भजन लाल पर शक होने लगता है, जिसके बाद अनुराग और राजीव चुपके से भजन लाल को मोमोज बनाते हुए देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि भजन लाल सड़ी गली सब्जियों का इस्तेमाल कर रहा है और सस्ते खराब तेल का भी, जिससे कस्टमर्स की सेहत बहुत खराब हो सकती है। ये सब देखकर अनुराग और राजीव को काफी गुस्सा आता है और वो दोनों भजन लाल का वीडियो बनाने लग जाते हैं। वीडियो बनाकर अनुराग और राजीव वीडियो जाकर पुलिस को दे देते हैं और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ जाती है। तुम्हारा ही नाम भजन लाल है? हाँ साहब, मेरा ही नाम भजन लाल है। लेकिन क्या हुआ? हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लेकिन मैंने क्या किया है? तुम इतने दिनों से जो अपने कस्टमर की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसके लिए। इतना कहकर पुलिस भजन लाल को पकड़ के ले जाती है और भजन लाल की वीडियो अनुराग और राजीव सारे कस्टमर्स को दिखा देते हैं, जिससे सबको भजन लाल की असलियत का पता चल जाता है। अब पहले की तरह ही सारे कस्टमर्स पद्मा और भूमिका की दुकान पर ही मोमोज खाने के लिए जाते हैं। पद्मा और भूमिका अच्छे तेल और सभी ताजे सामानों का इस्तेमाल करके चिकन मोमोज बनाते हैं और अब वो चिकन मोमोज के साथ ही कई तरह के मोमोज भी बनाते हैं, जिससे सभी लोगों को उनके मोमोज काफी पसंद आते हैं और मोमोज खाने के बाद भी सब लोग बिल्कुल फिट रहते हैं, जिससे अब पहले से भी ज्यादा पूरे परिवार की अच्छी खासी कमाई होती है। प्रतीक देख, मैंने तेरे लिए ये कुछ लड़कियां पसंद की है। बता, तुझे इसमें से कौन सी लड़की पसंद है? नवीन को तो ये पसंद है, तू भी अब बता दे। माँ, मुझे इसमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है और आपको मेरे लिए अब कोई लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। उसका नाम रमिया है। हमारी तरह वो किसी अमीर परिवार की नहीं, बल्कि एक गरीब परिवार से। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि रमिया देखने में सांवली है। एक तो गरीब, ऊपर से काली। मैं तुझे पागल नजर आ रही हूँ जो मैं अपने बेटे की शादी एक काली और गरीब लड़की के साथ करवाऊंगी? तेरी शादी उसी से होगी जिसको मैं तेरे लिए पसंद करूंगी। मगर मेरी शादी रमिया से नहीं हुई ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, समझ लेना। मुझे शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ रमिया से करनी है, वरना किसी से नहीं करनी है। और फैसला आपके हाथों में है कि आपको अपने बेटे का घर बसता हुआ चाहिए या फिर उसकी अर्थी उठते हुए। अपने बेटे के मुंह से मरने की धमकी सुनकर लता डर जाती है और ना चाहते हुए भी इस शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में लता के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों का गृह प्रवेश करने के लिए चौखट पर खड़े होते हैं। ये क्या?
मैंने जो गृह प्रवेश के लिए चावल मंगवाए थे वो तो एक ही कलश में आए हैं। दूसरे कलश के लिए तो चावल खत्म हो गए। अब मैं दूसरे कलश में क्या डालूं? एक काम करती हूँ, ये चावल वाला कलश मैं अपनी गोरी बहू के सामने रख दूंगी और इस दूसरे कलश में मैं कंकर डाल देती हूँ और इसे मैं अपनी काली बहू रम्या के सामने रख दूंगी। वैसे भी उस कल्लो के लिए क्यों मैं चावल मंगवाऊं? पता नहीं क्या काला जादू कर दिया है इसने मेरे बेटे पर कि मेरे बेटे को इतनी काली और गरीब लड़की पसंद आई है। मुझे कुछ ना कुछ करके अपने बेटे को इससे दूर करना पड़ेगा। अब तू देख मैं तेरा जीना हराम कैसे करती हूँ। वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन तो खुद ही इस घर को और मेरे बेटे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इतना कहकर लता दोनों कलश को लेकर आती है और चावल से भरा हुआ कलश अपनी गोरी बहू के सामने रख देती है और कंकड़ से भरे हुए कलश को काली बहू के सामने रख देती है। जैसे ही रमिया उस कंकड़ से भरे कलश को लात मार कर आगे आती है, उसके पैर में कंकड़ चुभ जाते हैं। आह, मेरा पैर! ये कंकड़ इसमें कहां से आ गए? रमिया, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? माँ, आपने इस कलश में चावल की बजाय ये कंकड़ क्यों डाल दिए हैं? मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं थे जो मैं इस काली के लिए चावल मंगवाती। कंकड़ रखे हुए थे तो मैंने वही डाल दिए और इतनी चोट भी नहीं लगी है। शादी हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं और तू तो अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया। वाह बेटा वाह। माँ, इसमें जोरू का गुलाम बनने वाली कौन सी बात है? हाँ, रमिया मेरी पत्नी है और मैं उसका दर्द नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? प्रतीक इतना बोल ही रहा था कि तभी रमिया प्रतीक का हाथ पकड़कर उसे चुप करवा देती है, जिसके बाद अब लता 2 थालियों में आलता लेकर आती है। जिया बहू, अब तुम इस आलते की थाली में अपने पैर रखकर घर के अंदर अपने पैरों की छाप छोड़ देना। जिया आलते की थाली पर पैर रखकर और छाप छोड़ते हुए घर के अंदर चली जाती है, लेकिन जब रमिया अपनी आरती की थाली में पैर रखती है तो उसे पैर में बहुत तेज चुभन महसूस होती है। रमिया जैसे ही अपने पैर को आलते की थाली से बाहर निकाल कर साफ करके देखती है तो उसके पैरों से बहुत सारा खून बह रहा होता है, क्योंकि आलते की थाली में बहुत सारा कांच का चूरा होता है जो चुपके से लता ने उसमें मिला दिया था। ये इतना सारा खून तुम्हारे पैरों से कहां से आ रहा है? हाँ? लगता है इस आरती की थाली में ही कुछ है। बेटा, तू तो जानता है कि आजकल मार्केट में हर चीज में मिलावट हो रही है। लगता है किसी ने आलते के अंदर भी मिलावट कर दी हो, तभी इसके पैर में से खून निकल रहा है। तू फिक्र मत कर, कुछ ही देर में ये ठीक हो जाएगी। इतना कहकर लता वहां से चली गई और प्रतीक रमिया के कमरे में जाकर पट्टी करने लगा। रमिया, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि सब कुछ मेरी माँ ने जानबूझकर किया है, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? इस उम्र में मैं उनको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ ना। प्रतीक जी, आप फिक्र मत करिए। समय के साथ साथ माँ जी मुझे अपना लेंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमिया की बात सुनकर प्रतीक खुश हो गया और रमिया को गले से लगा लिया। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन घर के सारे कामों की जिम्मेदारी लता रमिया पर थोप देती है और बेचारी रमिया बिना कुछ कहे दिन रात घर के काम काज में लगी रहती है। लता जिया से घर का एक भी काम नहीं करवाती है। जिया पूरा दिन आराम करती है। ये सब देखकर जिया भी रमिया के साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। ओ कोयले की खान, तू यहाँ आराम से बैठी है? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। जाकर मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना कर ला। लेकिन ये क्या होता है? मैंने तो इसका नाम पहली बार सुना है। ओ गॉड, मैंने भी इससे ये कह दिया। मैं तो भूल ही गई थी कि तू कोयले की खान होने के साथ साथ गरीब भी है। तूने कहाँ ही पहले व्हाइट सॉस पास्ता का नाम सुना होगा। ये तो सिर्फ अमीरों के खाने की डिश होती है। जिया, तुम क्यों मुझे काले रंग और गरीबी की वजह से हमेशा ताने देती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती हूँ, सारे काम करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम और माँ जी मुझे हमेशा ताने देते रहते हो। क्या काला और गरीब होना कोई पाप है? रमिया इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर लता आ जाती है और रमिया की सारी बातें सुन लेती है। हाँ, पाप है, मुझे पता है। तूने मेरे बेटे पर कोई ना कोई काला जादू किया है, वरना मेरा बेटा इतना हैंडसम होकर तुझ जैसी काली और गरीब लड़की से शादी क्यों करेगा? लेकिन याद रखियो, मैं भी उसकी माँ हूँ और मैं तुझे उसकी जिंदगी से बाहर निकाल कर रहूंगी, लेकिन जब तक तू इस घर में है एक नौकरानी की हैसियत से है, समझी? चल अब जा यहाँ से। लता की बात सुनकर रमिया वहां से चली जाती है, लेकिन इस बार रमिया अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाती और जाकर कमरे में रोने लगती है। जिया बहू, ये देखो, मैंने ये कुछ सोने के गहने बनवाए हैं, अच्छे हैं ना? इन्हें मैं जाकर अपनी तिजोरी में रख रही हूँ। जब तुझे चाहिए हो तो मुझे बता दियो।
लता के हाथों में इतने भारी सोने के गहने देखकर जिया का मन ललचा जाता है और वो उन्हें चुराने का सोचती है। जब लता अपने कमरे में नहीं होती है तो जिया चुपके से लता के कमरे में जाती है और वो गहने तिजोरी से चुरा कर अपने कमरे में रख देती है। जब लता को तिजोरी में सारे गहने नहीं मिलते तो लता सीधा जाकर इसका इल्जाम रमिया पर लगा देती है और रमिया का कैमरा चेक करने लगती है, लेकिन लता को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। देखा माँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि रमिया ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती है। माना रमिया गरीब परिवार से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोरी करने लग जाए। आपने हमारा कमरा तो चेक कर लिया ना, अब जाकर जरा जिया भाभी का कमरा चेक करना। माँ जी, आपको क्या लगता है कि मैं गहने चुरा सकती हूँ? नई बहू, लेकिन इन लोगों का शक दूर करने के लिए तो तुझे तेरा कमरा चेक करवाना पड़ेगा ना। लता जैसे ही जिया की अलमारी चेक करती है तो वहां पर कपड़े में लिपटे हुए सारे गहने मिल जाते हैं, जिसे देखकर लता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, ये सारे गहने तो मैंने तेरे लिए ही बनवाए थे, लेकिन तूने ही इन्हें चुरा लिया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जिया। तुझ जैसी चोर बहू को तो रखने से अच्छा है कि मैं तुझे इस घर से निकाल दूं। अभी तो तूने सिर्फ गहने चुराए हैं, कल को पता नहीं क्या चुराएगी। रम्या बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आज तक मैंने जो भी तेरे साथ तेरे काले रंग और गरीबी को लेकर किया, उसके लिए मुझे माफ कर दे। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। माँ जी, प्लीज जिया को आप घर से मत निकालिए। गलती सुधारने का दूसरा मौका हर किसी को मिलना चाहिए। रमिया की बात सुनकर लता जिया को माफ कर देती है। रमिया की बात सुनकर जिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद जिया रमिया से माफी मांगती है। लता अब अपनी दोनों बहुओं को एक जैसा प्यार करती है और दोनों बहुएं भी अब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।